नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों से स्वास्थ्य समस्या के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, लेकिन आज से मैंने फिर से शुरुआत की है और गुप्तोत्तर काल के सामाजिक परिवर्तनों के बारे में और आर्थिक परिवर्तनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा पूर्व मध्यकाल शुरू हो जाएगा और यह प्राचीन भारत के इतिहास का संभवतः सबसे लास्ट वीडियो है, तो बहुत गौर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और पुराने जितने भी वीडियोज हैं वो भी आप देख लीजिए, तो आगे जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना विषय और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुप्तोत्तर काल में हुए सामाजिक परिवर्तनों के बारे में एवं आर्थिक परिवर्तनों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है कि जो वीडियोज में बना रहा हूं इसके नोट्स भी अब उपलब्ध कराना शुरू कर चुका हूं। 25 अक्टूबर से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जिसमें 2021 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए मैं खुद के लिखे हुए नोट्स जो इन वीडियोज से ही बनाया हूं उन्हीं का नोट्स आप लोगों को देना शुरू करने वाला हूं 25 अक्टूबर से। तो मैंने 12 महीने का प्रोग्राम बनाया है। आपको हर महीने 15 से 20 चैप्टर्स के नोट्स दिए जाएंगे और उसके माध्यम से आप तैयारी करेंगे। पीडीएफ नोट्स होंगे, व्हाट्सएप पर दिए जाएंगे, उनके माध्यम से आप तैयारी करेंगे। और मैंने 12 महीने का प्रोग्राम बनाया है और पूरे 12 महीने की जो फ़ी है वह मात्र 5,000 रुपये रखी है। उसमें भी मैंने कहा है कि जो प्रथम 50 छात्र होंगे उनके लिए 25% की छूट होगी। मतलब अभी जो प्रथम 50 छात्र होंगे उनके लिए 3750 रुपये 3750 रुपीज़ में वो पूरे नोट्स उपलब्ध होंगे पूरे 1 साल तक के लिए। और इसमें करंट अफेयर्स भी सम्मिलित किया है मैंने। इसके अलावा लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 20% सॉरी, लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। दिव्यांगों के लिए जितना उनका दिव्यांगता का प्रतिशत है उसके हिसाब से छूट मिलेगा, उनको उतना प्रतिशत छूट मिलेगा। लास्ट जो होगा वह 50% होगा, उससे ज़्यादा छूट मैं देने के लिए समर्थ नहीं हूँ। ठीक है, इसके बाद जो भी शहीद हैं, हमारे देश के जो भी जवान शहीद हो चुके हैं, उनके घरों से कोई है या फिर कोई है जो कि खुद ही बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि में काम कर रहे हैं और वो सीमा पर रहते हुए भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है मैंने स्पेशल छूट 20% रखा है, 25%। तो इस प्रकार से हर वर्ग का मैंने ध्यान रखा है और आप लोग जो है नोट्स ले सकते हैं। तो बिल्कुल जुड़िए हमारे प्रोग्राम से और नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और सैंपल नोट्स भी देख सकते हैं। वैसे मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो नोट्स इन्हीं से बने हैं, तो आप क्वालिटी का अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं गुप्तोत्तर काल के सामाजिक परिवर्तन के बारे में। गुप्तोत्तर काल जो था वह सामाजिक परिवर्तनों के लिहाज से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड था। इस समय सामंतवाद जो है उसका उदय हुआ था। जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं कि गुप्त काल से ही जो भूमि थी उसको अनुदान में देने की परंपरा शुरू हो गई थी। जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो राज परिवार के सदस्य हुआ करते थे, वह भूमि अनुदान दिया करते थे। शुरुआत में ब्राह्मणों को दान दिया करते थे और बाद में विभिन्न वर्गों को भी भूमि अनुदान स्वरूप दी जाने लगी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो धीरे धीरे करके गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ कि जो भूमि थी वह बिना राज परिवार से पूछे हुए, बिना राजा से पूछे हुए भी जो विभिन्न अधिकारी थे वह भूमि अनुदान स्वरूप दे दिया करते थे। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके पास भी भूमि जमा होती चली गई और विभिन्न ब्राह्मणों के पास, अनेक निम्न वर्गों के पास भूमि जमा होती चली गई और इसी तरह से जो है सामंतवाद का उदय हुआ। विभिन्न अन्य कारण भी थे जिनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में कि सामंतवाद के उदय के और क्या क्या कारण थे। अब
इसमें इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो ब्राह्मणों का वर्चस्व तो था ही, जिसके बारे में ह्वेनसांग ने भी जिक्र किया है और अन्य इब्न बतूता जैसे लेखकों ने भी जिक्र किया है। तो ब्राह्मणों का तो वर्चस्व था ही, लेकिन अब क्या हुआ कि ब्राह्मण जो है वह दूसरे वर्णों का भी जो उनका काम था वो अपनाने लगे थे, जिसको आपद धर्म की संज्ञा दी गई थी। मतलब संकट काल में यदि ब्राह्मण चाहे तो अपना कार्य छोड़ करके और अपने श्रेणी का कार्य छोड़ करके और दूसरे वर्णों का कार्य भी अपना सकता था। तो ब्राह्मण भी जो है कृषि करने लगे, व्यापार करने लगे, पशुपालन करने लगे, तो ब्राह्मण भी ये सब काम करने लगे थे। ये सब सामाजिक परिवर्तन हो रहा था। विभिन्न नए जातियों का भी उदय हुआ, राजपूतों का अभ्युदय हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं तो कायस्थों का अभ्युदय हुआ। चूंकि सामंतवाद विकसित हो रहा था तो भूमि के आलेखों का लेखा जोखा रखने के लिए जो है कायस्थों का उदय हुआ। ठीक है, तो विभिन्न नई जातियों का भी उदय हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, तो यह काल जो था वह शूद्रों के लिए भी जो है बहुत ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन आया। शूद्रों और वैश्यों की स्थिति लगभग समान हो गई। जैसा हम लोगों ने गुप्त काल से ही देखना शुरू किया था कि परवर्ती गुप्त शासकों के समय से यदि हम लोग देखें तो शूद्रों की स्थिति जो थी वह वैश्यों के लगभग समान हो गई थी। स्त्रियों की दशा यदि देखें तो स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। पर्दा प्रथा हो गया या फिर आपका जो सती प्रथा है, सती प्रथा का साक्ष्य हमें अभिलेखीय साक्ष्य मिलने लगता है गुप्त काल से। जो आपका भानुगुप्त का एरन अभिलेख है वह सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है सती प्रथा के लिए। गुप्तोत्तर काल में आते आते विभिन्न लेखकों ने, विभिन्न जो ग्रंथों के रचयिता थे, उन्होंने सती प्रथा की प्रशंसा भी शुरू कर दी थी। तो कुछ ऐसे भी लेखक थे जिन्होंने सती प्रथा की आलोचना भी की थी। तो सती प्रथा का भी जो है प्रचलन उस समय था। ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति में भी गिरावट आई थी। तो कुल मिलाकर देखें स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। पहले जो दास हुआ करते थे, जैसा 15 प्रकार के दासों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो 15 प्रकार के दास तो हुआ ही करते थे। पहले क्या हुआ करता था, हम लोग जैसा देखते हैं कि जो क्षत्रिय हुआ करते थे, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो राजा महाराजा सामंत वगैरह हुआ करते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे, उन्हीं के यहाँ दास हुआ करते थे। लेकिन अब जो है बौद्ध मठों में, मंदिरों में, इन सब में भी दास पाए जाने लगे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गुप्तोत्तर काल था वो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की ओर हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए यह परिवर्तन का काल माना जाता है। हर दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, हर दृष्टिकोण से यह परिवर्तन का काल माना जाता है। इसीलिए इसको ट्रांजिशन फेज भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख परिवर्तनों के बारे में। सबसे प्रमुख जो परिवर्तन था वह था आपका सामंतवाद का उदय। सामंतवाद का उदय, सामंतवाद का उदय जो है वैसे गुप्त काल में ही शुरू हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके और यह अपने उत्कर्ष तक पहुंच गया था गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, देखते हैं यहां पर तो कायस्थ जाति का उदय हुआ था। सामंतों के अंदर रहते हुए यह जो है उनके भूमि आलेखों का लेखा जोखा रखा करते थे। इनको कायस्थ कहा जाता था। ठीक है, जातियों का प्रगुणन इस समय शुरू हुआ था। मतलब कि विभिन्न प्रकार की नई जातियां जो है उनका अभ्युदय हुआ था। और जो ब्राह्मण थे वह अन्य व्यवसायियों का कार्य भी करने लगे थे, अन्य वर्णों का भी कार्य करने लगे थे। तो इस वजह से भी जातियों का प्रगुणन हुआ, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखते हैं तो धर्म विजय की अवधारणा। उस समय धर्म विजय की भी अवधारणा हुआ करती थी। धर्म विजय क्या होता था, जैसा हम लोग देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने क्या किया, दक्षिण भारत के राज्यों को जीता और उसके बाद उनके राजाओं को अपने अंदर नहीं मिलाया, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया। उनको स्वतंत्र छोड़ दिया एक प्रकार के सामंत के रूप में। मतलब कि आपका जो राज्य था वह मेरे अधीन ही रहेगा, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से उस पर शासन करेंगे। ऐसा समुद्रगुप्त ने किया था। तो गुप्त काल से ही हम देखते आ रहे हैं कि धर्म विजय की अवधारणा जो है वह चल पड़ी थी। इस प्रकार के ही विजय को धर्म विजय कहा जाता था, जहां पर शासक किसी दूसरे राजा को जीतता तो है, उसका राज्य जीतता तो है, लेकिन उसको बंदी नहीं बनाता है, उसको अपने अधीन नहीं करता है, उसको जो है उसका कत्ल नहीं करता है, मतलब उसकी हत्या नहीं करता है, बल्कि उसको स्वतंत्र छोड़ देता है और उससे जो है कुछ कर वगैरह वसूलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इससे जो है इससे भी सामंतवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला था। आगे देखते हैं शासकों द्वारा दी गई भूमि एवं अनुदान। विभिन्न शासकों के बारे में हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने भूमि अनुदान
देना शुरू किया था। सातवाहनों का जो हम लोग देखते हैं कालखंड, मौर्योत्तर काल में सातवाहनों का जो कालखंड देखते हैं, उसी में हम लोगों को भूमि अनुदान का जो है साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद गुप्तोत्तर काल आते आते यह जो भूमि अनुदान की परंपरा थी इसने विस्तृत रूप ले लिया था। पहले केवल ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी जाती थी, अब जो है विभिन्न अन्य वर्गों को भी भूमि अनुदान में दी जाने लगी। यहां तक कि जो सैन्य अधिकारी होते थे और अन्य अधिकारी होते थे उनको भी जो वेतन के रूप में विभिन्न गांव दान में दे दिए जाते थे और उनका कर या चुंगी वो वसूलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था को जो है वह बल मिलने लगा था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आपका मौर्य काल के बाद जो बाहरी आक्रमण हुआ, मौर्योत्तर काल में जो बाहरी आक्रमण हुआ, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो राज्य थे वो छोटे छोटे शासकों में बंट गए थे। ठीक है, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। तो बाद में जब गुप्त काल आया तो गुप्तों ने बहुत बड़े साम्राज्य पर तो अधिकार कर दिया, लेकिन वो जो छोटे छोटे राज्य थे वो सामंतों के रूप में उभरे। उनके पास छोटे छोटे जमीनें हुआ करती थी, छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करते थे और वो सामंतों के रूप में उभरे और उनके ऊपर जिम्मेदारी होने लगी। किस चीज की? सुरक्षा की जिम्मेदारी होने लगी। वो अपना सेना रखते थे, अपना सिक्का रखते थे। यह सब भी हम लोगों ने देखा है कि वो लोग जो है वो अपना सेना रखते थे, अपना सिक्का रखते थे। और जब मतलब कि जो केंद्र में शासन हुआ करता था, गुप्त काल में के जो शासक थे, जब गुप्तों पर कोई आक्रमण हुआ करता था तो यही सामंत या फिर यही जो छोटे छोटे क्षेत्र थे यही अपनी सेना भेजा करते थे। जो छोटे छोटे प्रांत थे यही अपनी सेना भेजा करते थे और सब मिलकर के युद्ध लड़ा करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यह लोग जो है गुप्तोत्तर काल में सामंतों के रूप में विकसित हो गए थे और इन्हीं पर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं अपराजित परीक्षा। भट्ट भुवन नाम के लेखक का यह कृति है जिसका नाम है अपराजित परीक्षा। जो सामंत थे, 9 प्रकार के सामंतों का अलग अलग प्रकार के घरों का जिक्र इसमें किया गया है। जैसे महामंडलेश्वर हो गए, आपका लघु सामंत हो गए, बृहत सामंत हो गए, ठीक है, मांडलिक हो गए। इस प्रकार के सामंतों का अलग अलग प्रकार के घरों का जिक्र इसमें किया गया है। आगे देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम सामंतवाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है R.S. शर्मा, जिनका NCERT का किताब आता है, R.S. शर्मा, राम शरण शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतीय सामंतवाद में की है। ठीक है, यह याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं D.D. कौशाम्बी का भी किताब जो है इतिहास का, वो लोग पहले पढ़ा करते थे UPSC के लिए, अब नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा। तो D.D. कौशाम्बी ने अपनी पुस्तक में जो है ऊपर से सामंतवाद और नीचे से सामंतवाद का विस्तृत विवरण किया है। ऊपर से सामंतवाद का विवरण का मतलब है कि जो राज परिवार के सदस्य होते थे, जो शासक होते थे, वो जो भूमि अनुदान दिया करते थे, उसके फलस्वरूप जो सामंत उत्पन्न हुए उनको ऊपर से सामंतवाद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और जो नीचे से सामंतवाद कहने का मतलब है, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि राजा की आज्ञा के बिना भी जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे वह भूमि अनुदान में दे दिया करते थे। तो उससे उपसामंती व्यवस्था का जन्म हुआ था, जिसको नीचे से सामंतवाद कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सामंतवाद के बारे में देखा कि गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद जो था एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में उभरा था। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं वर्ण व्यवस्था की ओर। तो वर्ण व्यवस्था में भी मैंने बताया कि ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था। इसके बारे में हुएनसांग ने भी बताया है, इब्न बतूता ने भी बताया है, आपका अल-बरूनी ने भी बताया है अपने अपने यात्रा विवरणों के माध्यम से या फिर अपनी अपनी कृतियों के माध्यम से, अपने अपने साहित्यों के माध्यम से। ठीक है, तो ब्राह्मणों का समाज में वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन वही बात कि ब्राह्मण जो थे अब अन्य वर्णों का व्यवसाय भी अपनाने लगे थे, कृषि भी करने लगे थे, वो लोग जो है आपका व्यापार भी करने लगे थे और अनेक प्रकार के ब्राह्मणों का जन्म हुआ था और अन्य अलग अलग जातियों का भी जन्म हुआ था, जिसे जातियों का गुणन कहा जाता है। जो हम लोगों ने देखा जातियों का प्रगुणन। तो आइए देख लेते हैं अलग अलग जातियों के बारे में। तो कुछ जो थे आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ब्राह्मण हुआ करते थे जिन्होंने अपना मूल कर्म छोड़ करके, अपना मूल क्रम और अपनी श्रेणी का कार्य छोड़ करके और क्षत्रियों का कार्य अपना लिया था। ठीक है, इसके बाद है क्षत्र ब्राह्मण वो हुआ करते थे जो कि युद्ध लड़कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। इसके बाद है
सत क्षत्रिय। सत क्षत्रिय वैसे ब्राह्मण हुआ करते थे जो क्षत्रियों का काम तो करते थे लेकिन खुद को क्षत्रियों से उच्चतम स्तर का बताते थे, ठीक है। इसके बाद है वैश्य ब्राह्मण। वैश्य ब्राह्मण वैसे ब्राह्मण होते थे जो कि कृषि भी किया करते थे, व्यापार भी किया करते थे। कुछ ब्राह्मण जो पशुपालन किया करते थे, इनको वैश्य ब्राह्मण कहा गया है। इसके बाद है आपका निषाद ब्राह्मण। निषाद ब्राह्मण क्या किया करते थे कि चोरों और दस्युओं का व्यवसाय किया करते थे। इसके बाद है आपका शूद्र ब्राह्मण। शूद्र ब्राह्मण जो है वह लाख है, लाख जिससे लहठी बनती है, जो भी बिहार और उत्तर प्रदेश इत्यादि के क्षेत्र से है वो जानते होंगे, लाख जिससे लहठी बनती है। तो लाख हो गया, नमक हो गया, दूध, घी, शहद, मांस इत्यादि का जो विक्रय किया करते थे उनको शूद्र ब्राह्मण कहा जाता था। इसके बाद है आपका सत ब्राह्मण। सत ब्राह्मण वैसे ब्राह्मण हुआ करते थे जिनके पिता सूत थे, जिनके पिता सूत थे और माता जो थी वह वैश्य जाति की थी। तो ऐसे पिता, सूत पिता और वैश्य माता से जो संतान जन्म लेती थी उनको सत ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अनेक अलग अलग जातियों का भी विकास हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं आपद धर्म के बारे में और लोगों ने क्या कहा है। तो मेघातिथि ने कहा है कि ब्राह्मण जो है वह संकट स्थिति में शस्त्र धारण कर सकते हैं। इसके बाद पराशर ऋषि ने कहा है कि ब्राह्मण जो है वह आपद धर्म अपनाते हुए कृषि भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संवर्त स्मृति। संवर्त स्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मणों को भूमि के साथ साथ हल और बैल भी दान दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो है ब्राह्मणों को दास तथा कर्मकार दान दिए जाने का जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके बाद ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा विवरणी में कहा है कि ठक्क नामक देश में उसने ब्राह्मणों को खेती का कार्य करते हुए देखा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वह किस प्रकार की थी। अब हम लोग देख लेते हैं राजपूतों के अभ्युदय के बारे में। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह कर्नल टाड ने किया था। कर्नल टाड ने किया था। उनकी पुस्तक का नाम था एनल्स एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में कर्नल टाड ने जो है राजपूत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था, कर्नल टाड ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो 12वीं सदी में राजपूतों की 36 जातियां हुआ करती थी, जिसमें चालुक्य है, परमार है, चौहान है, प्रतिहार है, गुहिल है, चंदेल है, भेद है, ये सब प्रमुख है। चालुक्य शासकों के बारे में, परमार, चौहान, प्रतिहार इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? पूर्व मध्य काल में पढ़ेंगे, जस्ट इस चैप्टर के बाद, ठीक है। तो ये जातियां हुआ करती थी राजपूतों की। इसके बाद देखते हैं तो इब्न खुर्दाद्ब के अनुसार जो है क्षत्रिय दो प्रकार के हुआ करते थे उस समय। पहला है सबूक फुड़िया और अल्तेकर के अनुसार, अल्तेकर महोदय के अनुसार ये सत क्षत्रिय थे या सत क्षत्रिय थे। सत क्षत्रियों के अंतर्गत जो है वह राजा आते थे, शासक वर्ग आता था, सामंत वर्ग आता था, मतलब कि समाज का जो समृद्ध वर्ग था वो आता था सत क्षत्रियों के अंतर्गत। इसके बाद था कतरिया जो था वह साधारण क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्षत्रियों के दो वर्ग बताए हैं, किसने? इब्न खुर्दाद्ब ने बताए हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं आहार अभिलेख। आहार अभिलेख में क्षत्रिय व्यापारी सहाक का उल्लेख मिलता है। सहाक नामक क्षत्रिय व्यापारी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। किसमें? आहार अभिलेख में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राजपूतों के बारे में देखा। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं वैश्यों के बारे में, ठीक है। तीसरा जो वर्ग था वह था वैश्यों का वर्ग, ठीक। यहाँ पर राजपूतों को ही हम लोग क्षत्रिय मान सकते हैं। तीसरा जो वर्ग था वह था वैश्य। पराशर स्मृति में कहा गया है कि कुसीद वृत्ति कहने का मतलब है ऋण पर धन देना, धन जो है वह ब्याज पर लगाना। यह जो था वैश्यों का प्रमुख कृत्य हुआ करता था। किसके अनुसार? पराशर स्मृति के अनुसार।
और वैश्यों की स्थिति जो थी वह शूद्रों के समान हो गई थी, क्योंकि उद्योग धंधों और जो व्यापार था उसका बहुत ही ज़्यादा ह्रास हुआ था गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शिल्पी थे, जो व्यापारी थे, वही मुख्यतः वैश्य हुआ करते थे और उनकी स्थिति जो थी वह बहुत दयनीय हो गई थी, शूद्रों के बराबर लगभग आ गई थी। आगे देखते हैं तो अधिकांश जो आपके वैश्य हुआ करते थे वह वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे या फिर जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। तो यह वैश्यों के बारे में हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखा। अब आते हैं शूद्रों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शूद्रों की जो स्थिति थी वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी, वो वैश्यों के समान लगभग आ गए थे। ऐसा नहीं है कि शूद्रों को समाज में भी वही स्थान मिलता, मतलब अच्छा स्थान मिलता था। शूद्रों को अभी भी जो है बहुत सारे लेखक जो है उस कालखंड के भी बताते हैं कि उनका काम जो है वह बाकी वर्णों की सेवा करना ही था। ठीक है, कुछ ऐसे भी शूद्र थे जिनको मतलब कि क्या छुआछूत के भेदभाव से भी देखा जाता था उस समय भी, लेकिन शूद्रों की स्थिति फिर भी जो है वह समृद्धि के मामले में यदि देखें तो अच्छी हो गई थी। शूद्र भी जो है वह कृषि का कार्य करने लगे थे, शिल्प का कार्य करने लगे थे। मतलब उनका जो पारंपरिक कार्य था गुप्त काल से पहले, वह जो है मतलब कि अधिकतर उसमें वैश्यों का कार्य भी वो किया करते थे, शिल्प का कार्य, उद्योग करते थे, व्यापार करते थे, कृषि भी करने लगे थे। तो इससे उनकी समृद्धि बढ़ी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो देवल तथा पराशर स्मृति में शूद्रों के द्वारा कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शिल्प जो है वह किए जाने का जिक्र मिलता है। सेवा के अतिरिक्त, मतलब सेवा तो किया ही करते थे, इसके अतिरिक्त जो है वह शिल्प का काम किया करते थे, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि भी किया करते थे। आगे देख लेते हैं ओशनस स्मृति। ओशनस स्मृति में भी शूद्रों के द्वारा व्यापार और शिल्प किए जाने का जिक्र मिलता है। बृहस्पति स्मृति में स्वर्णकार मतलब जो सोने का काम करते थे, सुनार जिनको कहते हैं, तंतुवाय जुलाहा को कहते हैं। ठीक है, जो कि कपड़ा वगैरह रंगने का काम किया करता है या फिर कपड़ा को बुनने का काम किया करता है, उसको जुलाहा कहते हैं। तो यह हो गया तंतुवाय। फिर है लुहार जो लोहे का काम करता है और चर्मकार जो कि चमड़े का काम करता है। तो इन सब का जिक्र जो है किया गया है शूद्रों के रूप में बृहस्पति स्मृति में। इसके बाद हम देखते हैं तो ब्रह्म वैवर्त तथा पद्म पुराण में भी जो है विभिन्न प्रकार के ऐसे ही व्यवसाय हैं, लुहार है, बढ़ई है, आपका स्वर्णकार है, इन सब को जो है शूद्रों के कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं मेघातिथि। मेघातिथि जो थे मेरे विचार में बड़े प्रोग्रेसिव काइंड के लेखक थे। तो उनके अनुसार उनका कहना था कि यह आवश्यक नहीं है कि जो शूद्र है वह द्विजातीय सेवा करके ही अपनी आजीविका चलाए, मतलब कि बाकी जो काम है वो भी वो कर सकते हैं। ठीक है, शिल्प, व्यापार, कृषि वगैरह कोई भी काम वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तो व्यास और पराशर स्मृति में भी जो है शूद्र कृषकों का जिक्र किया गया है। दो प्रकार के शूद्र कृषकों का जिक्र इसमें किया गया है। पहला है कुरम्बी, पहला जो है वह कुरम्बी है और दूसरा है किनाश। कुरम्बी और किनास दो प्रकार के शूद्र कृषकों का जिक्र किया गया है, किसमें? व्यास और पराशर स्मृति में। इसके बाद देखते हैं तो इस समय दो प्रकार के कृषक वर्ग हुआ करते थे। पहला जो था वह स्वतंत्र किसान हुआ करता था, जिसकी अपनी खुद की भूमि हुआ करती थी और वह अपनी ही भूमि पर खेती किया करता था। ठीक है, और दूसरा जो हुआ करता था उसको शिरीन कहा जाता था या फिर त्रयध शिरीन कहा जाता था। तो त्रयध शिरीन या फिर शिरीन जो हुआ करते थे वह बटाई पर खेती किया करते थे। ठीक है, अभी भी देखते हैं हम लोग जो खुद से खेती नहीं कर सकते अपनी जमीन पर, वह जो है दूसरे लोगों को बटाई पर खेती के लिए दे देते हैं अपनी जमीन, और वो जो फसल उगाते हैं या तो वो फसल दे देते हैं जमीन मालिक को या फिर उसके बदले में कुछ धन दे देते हैं जमीन मालिक को। तो यह जो बटाई पर काम करने वाले जो किसान था उनको शिरीन कहा जाता था। 12वीं सदी में आते आते जो देखते हैं हम लोग शूद्रों के दो वर्ग हो गए थे। पहला था सत शूद्र और दूसरा था असत शूद्र। सत शूद्र जो था उसको विभिन्न प्रकार की अनुमतियां दी गई थी, मतलब वो जो है पुराण का पाठ कर सकता था, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह कर सकता था और दान दक्षिणा, कुआं वगैरह बनवा करके दान दक्षिणा दे करके अपना परलोक भी सुधार सकता था। तो इसको सत शूद्र कहा गया है, उसको विभिन्न प्रकार की छूटें दी गई थी। ठीक है,
पराशर स्मृति में आर्थिक नाम के एक जाति का वर्णन किया गया है। आर्थिक नाम के एक जाति का वर्णन किया गया है जिसका काम था फसल बटाई करना उसका काम हुआ करता था, और यह भी शूद्रों के ही कैटेगरी में था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने शूद्रों के बारे में देखा कि शूद्रों की स्थिति जो थी वह अच्छी हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं कायस्थ नाम के नए जाति का उदय हुआ था इस समय, और सर्वप्रथम कायस्थ शब्द का प्रयोग जो है वह याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, यह पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं तो ओशनस स्मृति में कायस्थों का जिक्र एक जाति के रूप में किया गया है, यह भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम एक जाति के रूप में कायस्थों का उल्लेख जो है वह ओशनस स्मृति में किया गया है। इसके बाद देखते हैं तो इनका जो मुख्य काम हुआ करता था, जैसे मैंने बताया कि सामंतों के यहाँ रह करके वो लेखा जोखा का काम किया करते थे, भू आलेखों के बारे में काम किया करते थे। न्यायाधिकरण में दिया गया है कि न्यायालयों के निर्णय लिखने का जो काम किया करते थे उनको कराठीक कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? कराठीक कहा जाता था। आगे देख लेते हैं तो 10वीं से 12वीं शताब्दी आते आते विभिन्न प्रकार के कायस्थों का उदय होना शुरू हो गया था। जैसे बंगाल में गौर थे, आपके बल्लभीय कायस्थ थे, इसके अलावा माथुर है, श्रीवास्तव है, निगम है, इन सब का जो है अभ्युदय धीरे धीरे करके शुरू हो गया था। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो कायस्थ हुआ करते थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। अब हम देखते हैं अंतरजातीय विवाह के बारे में। ठीक है, तो ओशनस तथा व्यास स्मृति में इसके अलावा अलबरूनी ने भी अपने जो आपका ग्रंथ है, जो भी उसका यात्रा संस्मरण है, उसमें जिक्र किया गया है कि अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान जो होगा वह माता की जाति का होगा, वह पिता की जाति का नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो अंतरजातीय विवाह है उसको हतोत्साहित किया जा सके, उसकी संख्या कम की जा सके। अब ऐसा कह दिया जाएगा, यदि स्मृतियों के में ऐसा कह दिया जाएगा या फिर समाज में ऐसा कह दिया जाएगा कि यदि आप अनुलोम विवाह करते हैं और उससे जो संतान पैदा होगी वो माता की जाति की होगी, पिता की जाति की नहीं होगी, तब जो है लोग अंतरजातीय विवाह करने से बचेंगे, है ना। तो इसलिए जो है इन स्मृतियों में आपका ओशनस स्मृति और व्यास स्मृति में जो है इस प्रकार की बातें की गई हैं कि अनुलोम विवाह से जो उत्पन्न संतान होगी वह माता की जाति का होगा, पिता की जाति का नहीं होगा, क्योंकि वो उस समय पुरुषवादी समाज हुआ करता था। तो किसी भी वर्ण का जो पुरुष है वह यह स्वीकार नहीं कर पाएगा कि उसका जो संतान है वह उसकी माता की जाति से पहचाना जाए, है ना। तो इस प्रकार से हतोत्साहित किया गया अंतरजातीय विवाह को। आगे देख लेते हैं अस्पृश्यता के बारे में, मतलब छुआछूत के बारे में। तो चांडालों के साथ तो अस्पृश्यता का भाव हुआ ही करता था। इसके अलावा उस समय 7 अन्य जातियां भी हुआ करती थी, जिसमें 2 आदिवासी जातियां भी थी जिनको अस्पृश्य माना जाता था। तो वो कौन कौन सी थी? रजक है, चर्मकार है, नट है, वरुण है, कैवर्त है, धीवर है, भेद है और भिल्ल है, जिसमें भेद और भिल्ल जो है वह आदिवासी जनजातियां थी। ठीक है, तो इन लोगों को अस्पृश्य माना जाता था, इन जातियों को। ठीक है, कोई भी किसी भी जाति का हो भैया, मुझसे कोई मतलब ऑफेंड ना हो, क्योंकि यह किताब में जो लिखा हुआ वही मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं किसी जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करता, किसी अस्पृश्यता में विश्वास नहीं करता, मैं केवल भारतीय संविधान में विश्वास करता हूँ। यह डिस्क्लेमर है भाई, ठीक है, कोई भी बुरा ना माने। वृहद धर्म एवं स्कंद पुराण में 18 अंत्यज जातियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताया कि जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति बहुत ही खराब हुआ करती थी उस समय, मतलब उसकी स्थिति में गुप्त काल की तुलना में गिरावट आई थी। 8 साल की जो लड़की हुआ करती थी उसके विवाह को आदर्श विवाह माना जाता था। 8 वर्ष की जो लड़की हुआ करती थी उसको गौरी कहते थे, और 10 वर्ष की जो लड़की होती थी उसको कन्या कहा जाता था। और जनरली आदर्श विवाह के स्वरूप जो है उसका विवाह 8 वर्ष में ही कर दिया जाता था। तो बाल विवाह जो प्रथा थी उस समय कायम थी। इसके अलावा सती प्रथा के बारे में मैंने बताया कि सती प्रथा भी जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, सती प्रथा भी काफी अपनाई जाती थी। देखते हैं अंगीरा तथा हारित स्मृति। अंगीरा तथा हारित स्मृति, इसके अलावा विज्ञानेश्वर का जो आपका साहित्य है, अपरार्क का जो साहित्य है, इसमें सती प्रथा की प्रशंसा की गई है।
सती प्रथा की इसमें प्रशंसा की गई है। जबकि मेघा तिथि के द्वारा जो है, जिनके बारे में मैंने बताया कि बहुत प्रोग्रेसिव विचारधारा के थे, तो मेघा तिथि ने सती प्रथा का विरोध किया है अपने साहित्य के माध्यम से। आगे देखते हैं, अब चलते हैं दास प्रथा की ओर देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि दासों की जो स्थिति थी वह लगभग समान ही थी, लेकिन पहले जैसे सामंतों के यहाँ, राजाओं के यहाँ, अधिक प्रमुख अधिकारियों के यहाँ दास हुआ करते थे, अब जो है बौद्ध धर्म के जो मठ हुआ करते थे, विभिन्न धार्मिक संस्थान जो हुआ करते थे, मंदिर जो हुआ करते थे, उसमें भी दास पाए जाने लगे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तो सम्राक्ष कहा और प्रबंध चिंतामणि, सम्राक्ष कहा और प्रबंध चिंतामणि जैसे जैन ग्रंथों में जो है, ये सब जैन ग्रंथ हैं, याद रखिएगा, जैन ग्रंथों में दास प्रथा से संबंधित विभिन्न कथाओं का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखते हैं तो वीर धवल नामक शासक का एक मंत्री था तेजपाल। वीर धवल नामक एक शासक का मंत्री था तेजपाल, जिसने नाविकों के माध्यम से मानव तस्करी को रोका था। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि पूछ दे, तो इसलिए याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा गुप्तोत्तर काल में किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हुआ करते थे, हुए थे, और वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी, दास प्रथा, स्त्रियों की दशा इत्यादि के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए छोड़ देता हूं यहीं पर। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल की आर्थिक स्थिति के बारे में और अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के परिवर्तन हुए थे गुप्तोत्तर काल में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है, तो हर समाज के हर मतलब कि प्रारूप में, हर दशा में, हर स्थिति में परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो यह भी हम लोग देखेंगे, धर्म के बारे में भी देखेंगे, और हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रकार का व्यवस्था था, शासन व्यवस्था था, वह भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे जो कि या तो पढ़ाने के दौरान छूट गए, या फिर पहले पूछे जा चुके हैं, या आगे जरूरी है पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो वीडियो को पसंद कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जोड़िए ताकि आपको भी लाभ हो सके और वो भी लाभान्वित हो सके। ठीक है, और आज से वीडियो जो है रेगुलरली आना शुरू हो जाएगा। इसके जस्ट बाद मैं आपका करंट अफेयर्स का भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो वो भी मैं जल्द ही अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग जो है वीडियो से लगातार जुड़े रहिए। और लास्ट में जो मैं हमेशा कहता हूं कि पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, पानी को बचाइए, अपने आप के भारतीय होने पर गर्व का अनुभव कीजिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, राष्ट्रध्वज का सम्मान कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, भारतीय सेना का सम्मान कीजिए, और छोटे बच्चों तथा जीव जंतुओं पर दया का भाव रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।